हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो जैसा कि जानते हैं कि 11 जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है प्री का। और अब मेंस में लगने की बारी है और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है ना। तो एक अलग कंसर्न है ना, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। उस पर जो भी डिसीजन लेना होगा आयोग द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों का पर्सनली मैसेज और कॉल आ रहा था कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया बताइए। तो कट ऑफ को लेकर के मैं इतना जल्दी ज़्यादा मतलब इतना जल्दी में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने फ़ोन पे भी उनको बोला कि थोड़ा सा समय चाहिए होता है चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए। और साथ ही साथ कई फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कट ऑफ को। पहले थोड़ा सा बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे कि कैसे पेपर वन में काफ़ी बदला बदला सा था। पेपर का जो नेचर था काफ़ी बदला हुआ था एज़ कम्पेयर टू 6 जेपीएससी एंड 7 जेपीएससी। पेपर टू भी जो था वो भी उतना इजी नहीं था। कुछ जो 30 से 40 प्रश्न जो थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और 10-15 सवाल जो थे वो मॉडरेट लेवल में, और 15 से 20 सवाल जो थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल में, ठीक है। अगर आप कितना भी आप पढ़ लिए, कितना भी कुछ कहीं से करके गए होंगे, तो 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जो आपको परेशान कर सकते थे, है ना। और पेपर वन का तो बात ही नहीं करना है। जो लोग जीएस पे बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं, जो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर से सब काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो उनको जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा हुआ होगा। और अपने लाइव सेशन में पेपर वन को लेकर के मैं हर एक सेक्शन वाइज, हर एक सिलेबस वाइज मैं लाइव आया करता था और बताता था कि कहाँ से कौन सा टॉपिक करना है। तो मिसेलिनियस तो ऑलमोस्ट वहाँ से सारे वहाँ से कवर हुए हैं। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब काफ़ी हद तक, है ना। जितना मैं टॉपिक बताया था अगर उतना भी आप करके गए होंगे तो आप पेपर वन में अच्छी स्थिति में रहे होंगे। ये अलग बात है कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिला होगा इतनी चीज़ों को करने के लिए। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। आना जाना, ओवरनाइट जर्नी, है ना, सेम डे आना जाना, थोड़ा सा व्यस्त था, है ना। तो मैं बात कर रहा था कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा आप लोगों को, 1 से 2 दिन का, है ना। मतलब आई थिंक प्रोबेबली कल शाम तक मैं इस पर कुछ अपनी राय दे पाऊँगा। वैसे मेरा जो रेंज है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो आना चाहिए एक्सपेक्टेड है, वैसे भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड ही होता है, बट अभी मैं उसको रिवील नहीं करूँगा। थोड़ा सा और देख ले रहा हूँ कि क्या लोगों की स्थिति बन रही है। मैंने अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है तो मैंने उसमें एक पोलिंग भी करवाया था कि हाउ मच ऑफ स्कोर यू आर गेटिंग। तो वहाँ पे कुछ लोगों का रिस्पांस आया है, 350 के आसपास लोगों का रिस्पांस आया है। तो उस आधार पे भी कुछ डिसीजन बनाए जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समय इतना कम मिला, अचानक से पेपर के पैटर्न में बदलाव आना, है ना। इतने कम समय में तैयारी करना, वो भी इतने लंबे सिलेबस का, इतना बड़ा सिलेबस का। और सिलेबस सिर्फ बड़ा ही नहीं है, डाइवर्सिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा है ना। जैसे आप देखोगे कि चाहे वो पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो या इन्वायरमेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, है ना। इन्वायरमेंट में आपको हर एक लेवल पे कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ दिया है, और सिलेबस को पूरा मैच करते हुए सवाल को पूछा गया है। तो नो डाउट जो लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो 120-25 तो ईजिली आ गया होगा, है ना। स्ट्रगल कहाँ पे है 130 प्लस स्कोर करने में, है ना। 130 से जो 40 के बीच का जो रेंज है ना, वहाँ पे वो एक स्ट्रगलिंग रेंज है ना। बाकी थोड़ा सा अच्छे से जो पढ़े होंगे, 60-65 दोनों में आप ला सकते हैं। तो 120 से 25 का जो रेंज है वो काफ़ी कंफर्टेबल है ना। बट इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लिया गया है ना। मतलब जो लोग पहले से सीरियस रहे होंगे, 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिए होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो इंटरव्यू का कॉल के लिए 2 4 5 नंबर से रह गए होंगे, और उनके अंदर इतनी जिज्ञासा रही होगी, इतनी क्यूरियोसिटी रही होगी, और इतना फाइटिंग स्पिरिट रहा होगा कि नहीं मेरे को करना है जेपीएससी, और वो मतलब मोटिवेटेड रह के 1.5-2 साल लगातार रहे होंगे, तो उनके लिए 135-40 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी, है ना। लेकिन वैसे बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पे मोटिवेशन का जो फैक्टर्स होता है ना, जैसे कि रेगुलर वैकेंसी आना, फिर उसका एग्ज़ाम होना, तो झारखंड में ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो उस आधार पे
इनकी संख्या ना बहुत कम है जो डेडिकेटली तैयारी करने में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो लोग थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। और बीच में जब सीजीएल का पेपर था, है ना, जेएसएससी के द्वारा जो सीजीएल का पेपर था, तो लोगों का रुझान उस तरफ भी गया हुआ था, तो तैयारी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ था। और इतना डाइवर्ट होने के बाद कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ जो यूट्यूब पे रूमर्स फैलाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के चलते भी, और ये बहुत बड़ा वर्ग है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग डाइवर्ट हुए हैं ना कि पेपर होगा कि नहीं होगा। मतलब हर बार यही सुनने में आता था, लोग यूट्यूब पे बोलते थे कि पेपर नहीं होगा, वो पूरा गारंटी लेते थे कि नहीं एकदम पेपर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि वो सब अब अपना क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं, अब कोई उन पर विश्वास नहीं करता है, ऐसे लोगों पे जो बिना तथ्य के कुछ भी बातें करते रहते हैं, है ना। तो कम से कम आयोग कोई नोटिस देता है ना, तो उसको आप लोग ज़रूर सीरियसली लिया करें, है ना। क्योंकि आयोग में एक क्या है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन लेते हैं, तो उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए तैयारी अपना करते रहना चाहिए। एग्ज़ाम को लेकर के मेरे से बहुत बार लोग प्रश्न पूछ रहे थे, मैं कभी भी नहीं बोला कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर 17 को एग्ज़ाम अगर उन्होंने लिखा है तो उसी को मान के तैयारी करनी है। नहीं होगा एग्ज़ाम तो ठीक है ना, आपके नॉलेज में वो तो मतलब एडिशन ही तो हुआ है ना, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, कॉन्सेप्ट का। तो कभी भी इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का भी स्कोर कम रहा है उनको सीखना चाहिए कुछ चीज़ों से कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। अपने आप में जो एग्ज़ाम होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट भी होता है ना, कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको और कहाँ पे अच्छा करना चाहिए था, खुद की कमज़ोरी पता चलती है ना। तो जैसा भी आपका स्कोर रहा होगा, ठीक है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जेन्युइन जो आपका स्कोर रहा है, अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं सोर्स से आप लोग मिला ही लिए होंगे है ना। तो आप लोग कम से कम 100 से 200 लोग अपना जो नंबर है वो आप लोग कमेंट में आप लोग टाइप करेंगे, ताकि मैं एक फ़ाइनल कट ऑफ पे आ पाऊँ। और मैं ऐसे ही कुछ नंबर मैं नहीं बता देता, कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस करना होता है, उसके बाद एक कट ऑफ निकल के आता है ना। तो ऐसा नहीं है, कल तो 4 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सॉरी कल नहीं परसों, मतलब 17 को, और 6 बजे से कट ऑफ आना शुरू हो गया था, है ना। तो उतना ही देर में वो क्या बोलते हैं कि कैंडिडेट से मैंने पूछ भी लिया, है ना, कितने लोग अपीयर हुए थे, सब कुछ पता नहीं उनके पास कौन सी वो जादू की छड़ी होती है जो चलाते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाता है। तो मेरे को उतना लेना देना है नहीं, बट मेरा जो अपना जो पैटर्न है, मैं एक पैटर्न को फॉलो करता हूँ, और कुछ भी कहने से पहले मैं सोचता हूँ उस पर कि मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, उसमें थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट रहे और वो थोड़ा सा तथ्य पे आधारित हो, है ना। ऐसे ही कुछ बोलना सही नहीं लगता है। तो आप लोग अपना मार्क्स जो है कमेंट करेंगे कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब मार्क्स नहीं भी तो कम से कम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आप करेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, तो उससे एक पता चल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसमें मैनिपुलेटेड आप स्कोर नहीं डालेंगे, जो आपका है जेन्युइन है ना। एक दो इधर उधर चलेगा, लेकिन आप ना, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसमें एरर कम होना चाहिए, है ना। 2-3 प्रश्न चलेंगे, आप अगर 120 ला रहे हो तो आप 118 बोल सकते हो, 122 बोल सकते हो, है ना, आपका आ रहा है तो। लेकिन ये नहीं कि 120 आ रहा है और 135 आ रहा है, तो ऐसे में फिर क्या होता है ना, वो जो प्रेडिक्शन जो होता है कट ऑफ का, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप जेन्युइनली आप अपना जो मार्क्स है वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और परीक्षा का जो पैटर्न था पेपर 1 और पेपर 2, इस पे मैं जल्दी ही डिटेल, मतलब वो कहाँ से क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वैसे मैंने सोर्स बताया था, उतना आप कर लिए होंगे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा। बहुत लोग पर्सनली कॉल करके थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने जो बताया था काफ़ी हेल्प मिला और काफ़ी अच्छा स्कोर उनका बन रहा है ना। तो उन सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन सारे लोगों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आपने सीरियसली उस चीज़ को फॉलो किया और आपने उतना अच्छा स्कोर किया, है ना। पेपर 1 इतना आसान नहीं था, लेकिन पेपर 1 में 60 से 65 उनका रेंज रहा है ना। तो ये काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, है ना, कि उन सब चीज़ों को सीरियसली उन लोगों ने किया, ठीक है। तो ठीक है, कितने कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, होता है थोड़ा सा, लोगों को विश्वास करने में थोड़ा समय लगता है। और जैसे जैसे आप मेरे से जुड़ते चले जाएंगे तो आपका विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा जो लोग भी नए लोग अभी जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो
आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं 1-2 महीना पहले से, और जो लोग भी मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सिलेबस मैनेज करने के लिए उन्होंने अगर इस पे काम किया है तो काफ़ी वो अच्छे हेल्दी पोजीशन में है वो, है ना। और बहुत लोग अब मेंस के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं कि सर मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं करके, मेंस के लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम लाइए। तो मैं अभी उस पर मैं सोच विचार कर रहा हूँ, अभी फाइनली बता नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मेंस लिखना होगा तो उतना समय रहेगा नहीं मेरे पास ना, तो थोड़ा सा ये चीज़ हो सकता है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और इतना तो एटलीस्ट ये एग्ज़ाम देने से पता चल गया होगा कि जो मैं बोलता हूँ ना कि कहाँ से कौन चीज़ पढ़ना है और उतना कौन मतलब क्यों उतना इम्पॉर्टेंट क्यों मायने रखता है, ठीक है। जब मैं ना इकोनॉमी सेक्शन में जब इंडियन एग्रीकल्चर और WTO का रिलेशन में बताने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे है ना, इसमें मैंने 2 टर्म एक्सप्लेन किए थे, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म और नामा, है ना, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। तो कुछ लोग ना कमेंट में हंसी उड़ाए थे, मजाक उड़ाए थे कि ये सब कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से WTO आप ला दिए, कहाँ से इंडियन एग्रीकल्चर, तो है ना। तो ये सब ना एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। जब आपका भी दिमाग जब खपेगा ना सिलेबस पे, प्रीवियस क्वेश्चंस पे और टॉपिक का जब आप सीरियसनेस को आप जब पता कर पाएंगे ना, तो वहाँ से सब चीज़ें निकल कर आती है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं आता है। तो इकोनॉमी में तो एक भी प्रश्न नहीं बाहर से गए हैं, जितना मैं बताया था इकोनॉमी में उतने ही से आए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट डाला था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी, और वहाँ से भी बहुत प्रश्न आए हैं जो मैं बताया था, ठीक है। बाकी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री में मैंने बताया था कि आप साउथ का आप जो लिटरेचर है वो आप ज़रूर देख के जाएंगे, और उसमें जो सबसे फेमस जो है ग्रामर पे जो बुक है वो वहाँ से एक प्रश्न वहाँ से आ गया। मैंने बताया था कि एक जो इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन है उसका जो आपका फीचर्स है, कहाँ पे क्या मिला है, वहाँ से प्रश्न आया। मतलब जब आप माइन्यूटली देखेंगे ना तो कोई ऐसा मतलब प्रश्न नहीं है जहाँ वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैंने टॉपिक बताया था वहाँ से नहीं आया है। मैं पूरा 100% नहीं कह रहा कि वहीं से आ गए, लेकिन आप सीरियसली आप करते ना जो मैं बताया था ना, तो वहाँ से आपका ना पेपर 1 में 50 से 60 कहीं नहीं गया था, ठीक है। और 50 से 60 अगर 60+ आप स्कोर कर लेते ना पेपर 1 में, तो मतलब आपका प्री तो निकलना फिक्स था, ठीक है। इतने कम समय में इस लेवल का जो सवाल था तो 50 से 60 लाना मतलब चैलेंजिंग था, है ना। तो 50 to 60 आप आराम से स्कोर कर लेते, है ना। कुछ ऐसे भी कॉल आए कि बहुत ज़्यादा वो प्री के पहले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में थे और उनका बहुत पेपर ख़राब गया है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सब चीज़ों से सीखना चाहिए, है ना। ज़्यादा उतावलापन अपने तैयारी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो अपने खुद का आकलन करते रहना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है ना। आप आपका खुद से कंपटीशन नहीं है ना। बहुत लोग बैठ रहे हैं तो उनका थोड़ा तरीका समझिए, वो क्या अलग से कुछ पढ़ रहे हैं, क्या क्या सोर्सेस पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और बात ये कहनी थी कि ये सब एग्ज़ाम देने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद, अभी आप 1-2 दिन 4 दिन ना इसमें आप खुद को थोड़ा बिजी रखिए, है ना। होगा क्या, जिनका एग्ज़ाम ख़राब चला गया होगा हताश होकर के कमरे के किसी कोने में क्वेश्चंस को रख दिए होंगे और डिप्रेशन में, है ना, चले गए होंगे, परेशान हो रहे होंगे। यही ये वक्त है कि आपको ना खुद पे काम करना होता है, क्योंकि अभी आपका जो माइंड है ना थोड़ा दूसरे जोन में है, मतलब जिसको बोलते हैं ना डिप्रेशन, या फिर थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना। तो इस फेज में ना ये सब जब सिचुएशन में ना जब आप पूरा एनजाइटी से गुजर रहे हो, पूरा हताशा है हर तरफ, अभी मतलब टेंशन टेंशन, तो इस कंडीशन में जो आप प्रश्न पढ़ेंगे ना और उसका जब आप सोर्स जानेंगे कि कहाँ से पूछा गया, यही प्रश्न क्यों पूछा गया, तो वो ना आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। आप इसको करके आप देखो, इन हालातों से मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप एक एक प्रश्न पे आप काम करना शुरू करो कि ये मेरे से गलत क्यों हुआ, ये कहाँ से पूछा गया, पूछने के पीछे वजह क्या थी। करेंट के तो सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में था वही आया है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पूछ दिया गया है। तो थोड़ा सा इस पे आप काम करो। ये 4 से 5 दिन अगर आपने दे दिया ना, रिज़ल्ट आपका ख़राब, मतलब सॉरी, आपका स्कोर ख़राब रहा है या बढ़िया रहा है, इट डजेंट मैटर, बट आपको ये ना काम करना चाहिए, है ना। ये 4 से 5 दिन एक एक प्रश्न पे, एक एक टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए। सिलेबस को साथ में रखिए, है ना, और उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। और बाकी मतलब जो होगा वो ठीक है, वो सामने आएगा, लेकिन ये सब पे काम करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि पेपर ख़राब चला गया तो अब वो फाइटिंग स्पीड जो है उसको हम कम कर दें, लड़ना कम कर दें, नहीं, आपको अपना लड़ाई को आपको और रफ्तार बढ़ाना होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं है। तो अभी आप लोग वो काम कीजिए, है ना। ये काम नहीं करना है कि क्वेश्चंस को किसी एक कॉर्नर में डाल दिए हैं और पूरा डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, ये काम नहीं करना है। यही ये वक्त है जहाँ पे आपको अपने कमजोरियों को जानना है ना, क्यों गलत हुआ है। एक एक प्रश्न पे एक एक 2-2 मिनट सोचिए कि जब मैं ये प्रश्न बना रहा था या बना रही थी तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और ऐसा क्या एक एक बोलते हैं ना एक पॉइंट आया जिसमें मैं गलत सेलेक्ट कर लिया क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, है ना। ये सब चीज़ें मैं उस लेवल पे जाकर बात कर रहा हूँ जो एक रियल एस्पायरेंट, जो जुझारू एस्पायरेंट होता है ना, वो ये सब चीज़ों से गुजर रहा होता है। थोड़ा इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। बाकी कट ऑफ के लिए आपको एक दो दिन और आपको इंतज़ार करना होगा। बाकी सब लोग हैं ना फटाफट अपना नंबर जो है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ताकि मैं एक कट ऑफ के रेंज में आ सकूँ और सबके लिए बता पाऊँ कि आखिर कट ऑफ रहने वाला क्या है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव में अगर आता हूँ तो एक एक प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या कहानी रही होगी पूछने के लिए आपको, और क्या सोर्स आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। जो मैं सिलेबस लिखवा रहा था, जो पेपर 1 के लिए जो भी मैं लिखवाया था ना अपने हिसाब से टॉपिक, थोड़ा आप ना उन प्रश्नों को वहाँ से देखना कि आया है कि नहीं आया है ना। मैं ऐसे ही हवा हवाई में कोई भी बात नहीं करता, ठीक है। आप वहाँ से देखना आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो मतलब 50 से 60 प्रश्न सही करना ना कोई ज़्यादा वो नहीं रहता अगर आप उतना भी करके जाते तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए, है ना। बट ठीक है, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कुछ नॉलेज मिलता है तो उसको आपको लेना चाहिए ना। और एक्सपीरियंस तो है ना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो आपको अगर एक्सपीरियंस यहाँ से मिलता है तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। बाकी जिनका भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे तरह से मेंस वगैरह का तैयारी आप लोग करेंगे। जिनका कम आया है वो थोड़ा सा खुद पे काम करेंगे कि क्यों कम आया। और एटलीस्ट जो लोग अभी तक नहीं मिला पाए हैं नंबर, आप लोग अपना नंबर मिला लीजिए, अपना स्कोर मिला लीजिए कि क्या आ रहा है करके। जैसे ही वो जेपीएससी का स्कोर मतलब सॉरी आंसर किया आता है तो ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस वैरी करेंगे, बट एक फिर भी एक रेंज लग पाना, एक आइडिया लग पाना रेंज का कि आपका कितना स्कोर आ रहा है वो भी ज़रूरी है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, पता नहीं आप लोग इतना लंबा देख भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बट ठीक है, जो भी आपके लिए यूज़फुल जहाँ तक होगा आप देखेंगे, और अपना नंबर ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।